रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बज गई चुनावी डुगडुगी। जिसका इंतजार था वो समाप्त हो गया। आज यानी मंगलवार को 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तिथि का ऐलान कर दिया है। झारखंड में जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होंगे। झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही बार 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 तारीख को चुनाव परिणाम दोनों ही स्टेट के आ जाएंगे। इसके अलावा और भी अन्य जगहों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी भी तिथि घोषणा कर दी है, सिवाय एक आध सीट को छोड़ करके। बहरहाल हम बात करते हैं झारखंड की। दोस्तों, याद होगा आपको कि झारखंड में 5-5 चरणों में चुनाव हुए हैं। पिछला ही चुनाव 5 चरण में हुआ था। और आप ये भी याद कीजिए कि चुनाव जो होते थे वो 1 नंबर के विधानसभा क्षेत्र से नहीं शुरू होता था, वो 81 नंबर से शुरू होकर 1 नंबर में जाके समाप्त होता था। यानी परामू प्रमंडल से शुरू होकर के जो 81 नंबर भवनाथपुर विधानसभा का क्षेत्र है वो उसमें आता था और अंत होता था 5वां चरण का जाके संथाल परगना प्रमंडल में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 19 नंबर जो विधानसभा है कोडरमा, वहां से लिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने हैं और इसके बाद शेष जो बचे हुए हैं उस पर जो है, यानी आप अगर देखेंगे तो 38 सीटों पर द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। अब इससे पहले जो भी तैयारियां थी राजनीतिक दलों की, यानी तैयारी मतलब क्या, जो घोषणाएं करनी थी, जो जनता को लुभाने के जो वायदे करने थे, वो सारे कुछ आपने देख लिए। मैया से शुरू हुई, गोगो दीदी पर आई, गोगो दीदी के बाद फिर मैया की राशि बढ़ गई, ये भी आपने देखा। और इन सारे चीजों के बीच अगर आप देखें तो आज की तारीख को आप देख लें। आज कितनी तारीख है? आज अगर आप देख रहे हैं 15 अक्टूबर है। तो जो चुनाव 18 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन हो रहा है पहले चरण के लिए, और उसके बाद अगर आप उसमें भी देखेंगे तो 20 नवंबर, माफ कीजिएगा, इसमें 18 नवंबर को जो है जो गजट नोटिफिकेशन हो रहा है। नामांकन की तिथि 25 अक्टूबर तक है और उसके बाद स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को है। वहीं अगर आप दूसरे चरण का देखेंगे तो 29 अक्टूबर तक जो है सो यहाँ पर जो 20 नवंबर को, यहाँ माफ़ कीजिएगा 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा। 29 अक्टूबर तक जो है वो वहाँ पर 29 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाएंगे और 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। अगर आप तिथि को देखेंगे तो 15 तारीख है आज, 18 तारीख को नोटिफिकेशन होता है और 25 तारीख यानी 15, 10, 25 10 दिनों का समय है पहले चरण के लिए नामांकन का। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो वहां पर आप देखें 14 दिनों का समय है दूसरे चरण के नामांकन का। और अब तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल ने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। तो ये भी एक चीजें जो सामने आ रही है वो भी चर्चा का विषय था। हम भी बात करेंगे कि जो घोषणाएं हुई है और जो पिछला रिकॉर्ड रहा है चुनाव का, उसमें किस तरह से कौन से राजनीतिक दल किस तरह से बाजी मारे थे, क्या कुछ हुआ था। हमारे विश्लेषक जुड़ेंगे, चुनावी विश्लेषक जुड़ेंगे और इस बार क्या होने जा रहा है इस विषय पर भी वो बताएंगे। हमारे साथ चुनावी विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फोन लाइन पर जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ चुनावी विश्लेषक जो हैं। लेकिन इस बीच जो चीजें हो रही है सामने, आप देखिए कि लास्ट कैबिनेट जो था हेमंत सोरेन सरकार का, वो कल हुआ। हालांकि कैबिनेट कर सकते हैं लेकिन वो कोई घोषणा नहीं कर सकते उसमें, जैसे कि घोषणा उन्होंने कल की है। तो हमारे साथ चुनावी विश्लेषक सुधीर पाल जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी नमस्ते। नमस्ते सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सुधीर जी, डुगडुगी तो बज गई चुनाव की, क्या लग रहा है इस बार? किस संदर्भ में क्या लग रहा है? 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 को जी नवंबर को, है ना। और ये अप्रत्याशित भी नहीं था। अप्रत्याशित सिर्फ इतना ही था कि
काउंटिंग वगैरह करते हुए 25 नवंबर को ही सरकार के गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। 23 नवंबर को काउंटिंग है, जो कि पिछली बार देखे तो 5 चरणों में हुआ था, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। नहीं, वजह क्या रहा सुधीर जी? लगातार पिछला 2 चुनाव आप देखिए, 14 का और 19 का, 5 चरणों में चुनाव हुए थे जी जी, और इस बार 2 चरण में कराया जा रहा है। इसके पीछे का वजह क्या आप देख रहे हैं? एक तो लगातार देश में बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, और चूंकि अभी सिर्फ 2 राज्यों में ही महाराष्ट्र और झारखंड में ही चुनाव होने हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में 2 चरणों में, जबकि वहाँ वो महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न आयोग की तरफ से जो है कराए जा रहे हैं। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठ भी रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 4 चरण में यहाँ चुनाव हुए थे, 2019 के विधानसभा में 5 चरणों पर चुनाव हुए थे। तो ये बार बार कहा जा रहा था कि 14 सीटों में लोकसभा में आप 4 चरण में कराते हैं, 81 सीट है उसमें 5 चरण में कराते हैं, जबकि आयोग के लिए संभव है कि वो 1 से 2 चरण में करा ले। और इसलिए आयोग ने ये निर्णय लिया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जी ने यही कहा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कि चूंकि झारखंड नक्सल इलाका है, इसलिए महाराष्ट्र की तुलना में कम सीटें होने के बाद भी यहाँ 2 चरणों में चुनाव कराने की जरूरत पड़ रही है सुरक्षा की दृष्टि से। ये उनका भर्सन है। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सुधीर थोड़ा क्लियर करेंगे। 18 अक्टूबर को पहले चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन होना है जी, और नामांकन की तिथि 15 अक्टूबर तक ही है जी, और आज 15 अक्टूबर, माफ कीजिएगा 25 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर आज है। 10 दिनों के अंदर में, जबकि किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, कुछ ज्यादा कम समय नहीं लग रहा है इन लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए? निश्चित तौर पर कम। ये देखिएगा, हर समय ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखेंगे तो एन वो कई बार तो आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन के अंतिम 2 दिन पहले भी इन लोगों ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये तो तय था कि इलेक्शन होना है, और जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो चाहते तो पहले भी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक परंपरा बनी हुई है कि अंतिम समय तक बार्गेन करने का चूंकि संभावना रहता है, इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट आवर में कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट जो है घोषित करते हैं। मोटे तौर पर ये देखिएगा कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है तो उस दिन से लगभग 45 दिन का समय आपको मिलता है। तो आज 15 तारीख अगर आप देख लें तो 15 से 15 नवंबर लगभग 30-35 दिन आपको जो है मिल रहा है। तो ये अपर लिमिट यही है। तो उस हिसाब से देखिए तो पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी तो है, उनको घोषणा करना है वो कर ही सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कैंडिडेट से ज्यादा घोषणाओं पर विश्वास कर रही थी इस बार झारखंड में? सत्ताधारी दल तो घोषणाओं पर ही भरोसा कर रही थी, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी तो घोषणा नहीं कर पाई। वो तो बजाबता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं कि जैसे अनाउंस होगा वैसे ही हम जो है इसको करेंगे। नहीं, मेरा घोषणा वो नहीं था, मेरा घोषणा कैंडिडेट का नहीं है जी। मेरा घोषणा है जो मुफ्तखोरी की जो आदत लगाई जा रही है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जी, उसको लेकर के था कि लास्ट कैबिनेट हेमंत सोरेन का कल हुआ है। कैबिनेट वो कर सकते हैं लेकिन कोई घोषणा नहीं कर सकते, घोषणा वाली कैबिनेट खत्म हो गई हेमंत सोरेन की। तो बिल्कुल बिल्कुल वो जो 2500 हो गए, 1000 से बढ़ के 2500, उधर 2100, ये चीजें जो इस पर ज्यादा ध्यान दिया पॉलिटिकल पार्टी ने। देखिए, अभी देखिएगा तो पैन इंडिया ये ट्रेंड बन गया है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इसका चूंकि चुनाव के परिणामों में सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, या इस ढंग से कहिए तो ये सफलता का एक गारंटी है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए जिसमें लाडली बहना योजना के नाम पर ही पूरा चुनाव जीता गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1500 रुपया अभी हम दे रहे हैं, और उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर बहनें हमको जिता देती हैं तो हम 3000 रुपया प्रति माह देंगे। उसी ढंग से आप छत्तीसगढ़ में देखिए, असम में देखिए, हरियाणा में देखिए, तो ये एक नया सक्सेसफुल ट्रेंड चल रहा है।
और ये सबका टारगेट जो है महिलाएं ही है। और इसके दो कारण है, 2019 का चुनाव देखें, 24 का चुनाव देखें, तो महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में ज्यादा जिसको कहा जाए कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वोट डालती है। इनरोलमेंट पे ट्रेंड अगर आप देखें तो महिलाओं की जो है ट्रेंड जो है ज्यादा है। दूसरा, महिलाओं को संगठित करना आसान है, इसलिए संगठित करना आसान है, इसलिए लोग जो है महिलाओं को टारगेट करके ही योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते भी और एक चुनाव में लगातार आपकी रुचि रही है, कई मर्तबा जो है सो आपने बहुत कुछ काम भी किया है चुनाव को लेकर, चाहे वो पंचायत स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो। क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड जा रहा है ये किस ओर ले जा रहा है देश को? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि भले महिलाएं इससे खुश हैं कि उनके हाथ में पैसा आ रही है, लेकिन आप दो तीन चीजों पर गौर कीजिए। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। पहला कि आप उस प्रोडक्टिव एज आपने किया है 21 से 50, माने 21 से 50 जो सबसे प्रोडक्टिव एज है, आप उसको 1000, 1500, 2500 के पेंशन में सम्मान राशि जो कह के फंसा दे रहे हैं, काम आप नहीं दे रहे हैं, जो कि सबसे प्रोडक्टिव एज। दूसरा, इसको आप देखिए, जो ओल्ड एज पेंशन है वो 1000 रुपया से आगे नहीं बढ़ रहा। कहने का मतलब ये है कि जो विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विकलांगों का जो पेंशन है, इसका मतलब कि जिनको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है ओल्ड एज को, उसको आप पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिसको रोजगार की जरूरत है, आजीविका की जरूरत है, काम की जरूरत है, जो प्रोडक्टिव एज है, जिसको श्रम में पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, उस एज ग्रुप को आप सम्मान राशि में फंसा रहे हैं। दूसरी बात कि 17,500 करीब 18,000 करोड़ का एस्टिमेट है कि ये बजटरी एक्सपेंसेस होगा। और बाकी हाल के दिनों की अगर घोषणाओं को आप मिला लें तो ये कुल घोषणाएं जो है हेमंत जी की, ये लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की है। तो अब ये कहना थोड़ा कई पॉलिटिकल पार्टीज को, खासकर सत्ताधारी दल को लगेगा कि उनके खिलाफ बात की जा रही है, जनहित के खिलाफ बात की जा रही है। लेकिन लार्जर कंटेक्स्ट में जब आप देखिए तो 40,000 करोड़ का जब आप रेवड़ी बांटेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिलना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी राशि तनख्वाह में दीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट हेड में दीजिएगा, मोबाइल रिचार्ज के लिए दीजिएगा, मोबाइल खरीदने के लिए दीजिएगा, अचानक से सैलरी हाइक कीजिएगा, ये तमाम चीजें जब आप करेंगे तो आपके पास जो सोशल डेवलपमेंट, चाहे हेल्थ का इशू, चाहे शिक्षा का इशू, चाहे सड़क का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, इन इश्यूज पर आपके पास खर्च करने को पैसा नहीं रहेगा। जब आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं कीजिएगा तब उसका परिणाम क्या होगा कि ये 2,500 रुपया तो हेल्थ में ही जाएगा, उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। जब आप स्कूल ठीक नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, महिलाएं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे जहां ये पैसा लगेगा। तो कहने का मतलब आप पैसा दे रहे हैं लेकिन उसकी जिंदगी को और बोझिल बना रहे हैं। छंदोसरी जो हमारी मैडम है, उन्होंने एक छोटा सा रिसर्च किया है मैया योजना को लेके, और ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि ये पैसा जो है ये हम अपने बच्चों के शिक्षा के लिए या अपनी बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करें। तो ये क्या इशारा कर रहा है, कहने का मतलब ये कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रद्दी हालत में है, आपका स्कूल बहुत रद्दी हालत में है, तो ये पैसा तो उसमें जा रहा है। तो आप जो आधारभूत संरचना, जो सोशल सर्विस या इंटाइटलमेंट जो देना चाहिए वो नहीं देके आप सिर्फ पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा तो अंततः फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, उससे उनका कोई लाभ नहीं होना है। मेरी आपत्ति यहाँ पर है। दूसरा, ये 40,000 करोड़ रुपया अगर आप देखेंगे तो लगभग, और इस्टेब्लिशमेंट सैलरी और मिला लीजिए तो ये लगभग जो है आपके कुल बजट का 30% के आसपास होगा। ऑल्दो ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद अब भी जैसा लोग संदेह कर रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है तो आप यकीन मानिए कि आपकी आधारभूत संरचना, आपके हेल्थ सेक्टर, आपके एजुकेशन सेक्टर, आपकी आंगनबाड़ी केंद्र, इन जगहों पर घोर जो है आपको जो है क्राइसिस देखने को मिलेगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं ने क्या कहा कि 50 रुपया या कुछ में उनको जो है क्या क्या खिलाना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, ये इलेक्शन की दृष्टि से तो ये सफल मॉडल है कि लोगों के हाथ में पैसा है, चूंकि मतदाताओं को भी लगता है कि भाई जो चुनाव जीतता है उसके बाद तो नजर आना नहीं है, उसको पैसा ही कमाना है, तो जो हाथ में मिल रहा है ले लो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, व्यक्तिगत मेरी राय है
कि ये किसी भी लोकतांत्रिक ढांचा या लोकतंत्र की स्पिरिट के खिलाफ है, और ये अंततः इसका खमियाजा जो है लोगों को ही भुगतना पड़ता है। सुधीर जी, जैसे कि पहले जो चुनाव होते थे 5 चरण में होते थे, इस बार 2 चरण में कराए गए हैं। और जी आप देखेंगे कि जो 81 नंबर से शुरू होकर के 1 नंबर पहुंचता था, जी जी चुनाव का जो ये था 81 नंबर विधानसभा से शुरू होकर 1 नंबर तक जाता था। लेकिन इस बार खिचड़ी बना हुआ है इसमें, विधानसभा सीट जो है। जी लेकिन जी इस बार का जो आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, ट्रेंड क्या लग रहा है आपको? जो लोगों के बीच जो जाते हैं वहां से क्या कुछ मिल रहा है चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, इसमें दो मत नहीं कि ये कुल अभी तक जो चुनाव का एजेंडा बना हुआ है वो मुख्यमंत्री मैया योजना वर्सेस गोगो योजना, और ये गोगो योजना का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस कदर गोगो योजना के बाद फॉर्म भरने को लेकर या इवन आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर, लाइन डिपार्टमेंट के लोगों, उनके स्तर पर भी कंफ्यूजन की कोई नई योजना आई है जिसका फॉर्म जो है फिलअप कराया जाना है। तो ये जो है, और दूसरा कि जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि भाई हम आएंगे तो 11 तारीख को आपके खाते में इतना पैसा देंगे। तो पहला जो मैसेज, अभी हम लोग लोहरदगा में एक मीटिंग में थे तो ऐसे ही हम लोग ने पूछा कि मुख्यमंत्री मैया योजना कितनी महिलाओं को मिला, तो सबने कहा 2 किस्त मिला। तो हमने मजाक में ऐसे ही पूछा कि आगे, तो बोला दिसंबर तक तो मिलेगा। मतलब ये महिलाओं के दिमाग में है कि ये चुनाव तक ही ये पैसा मिलना है, जबकि वहीं उन्होंने कहा कि हमको जो है मुफ्त में राशन मिल रहा है और ये आगे भी हमको मिलेगा। कहने का मतलब यह कि लोगों को भरोसा है कि जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और राज्य की जो योजना है ये शायद चुनाव तक ही रहे। ये मैसेज नीचे संशय, उनके मन में संशय है, संशय है। तो ये क्रेडिबिलिटी का भी मामला होता है, क्योंकि आपने एकदम चुनावी कुछ महीनों में, चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी इन योजनाओं की घोषणा की, तो लोगों को ऐसे ही संदेह हो जाता है, जबकि आपके पास पूरा 5 साल का वक्त था। सबसे क्राइसिस के समय, जब कोरोना का पीरियड था, उस समय आपने इस ढंग की कोई घोषणा नहीं की, है ना। और अंतिम समय में जब चुनाव का वक्त आया तब आप ये योजनाएं ले रही हैं। दूसरा, ज्ञान रंजन जी, मैं चाहूंगा कि अगर आपके लोग हो तो आप थोड़ा गांव के स्तर पर देखिए। मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा जो नकारात्मक असर पड़ा है कि बाकी सारे पेंशन के भुगतान बंद है। न वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा महीनों से, न विकलांग पेंशन मिल रहा है, न विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी भी प्रकार का, इवन स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि आप बाकी सारी चीजों को बंद करके मुख्यमंत्री योजना, जो आपका एक स्टार कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी इंटाइटलमेंट ओल्ड एज को मिलना चाहिए, विकलांगों को मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा। अब इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया, जो ट्राइबल सीट खास करके, क्योंकि ट्राइबल सीट जितने भी हैं वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में सिमटे हुए हैं, बहुत कम ही क्षेत्र हैं जो शहरी इलाका भी पड़ता है, चाईबासा या इस तरह के कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, दुमका को छोड़ दिया जाए। तो अब इसमें 28 में से 26 सीटें जाती है INDIA गठबंधन जो अभी के हैं। इस बार क्या सीन दिख रहा है इसमें ट्राइबल सीट्स में? मेरी जहां तक समझ है, संताल और कोल्हान, इन दोनों जगहों पर जो ट्राइबल सीट्स हैं, इसमें बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा जी, माने NDA अलायंस को बेनिफिट मिलेगा। और इधर जो रांची वाला जो एरिया, लोहरदगा, ये कोलीबिरा वगैरह का जो क्षेत्र है, उधर क्या देख रहे हैं? मैं पूरे ट्राइबल सीट्स में जो 28 हमारी सीटें हैं अनुसूचित जनजाति वाली रिजर्व है ना, उसमें जो 26 और 2 का आंकड़ा है, ये NDA के खाते, NDA का अंक जो है लगभग डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। यानी बहुत बड़ी फायदा हो रहा है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है NDA को जी। और दूसरा एक चीज मार्क कीजिएगा कि जब भी NDA को ST रिजर्व सीट्स में डबल डिजिट में वो जाते हैं, तब तक सरकार उनकी बनती है जी। दूसरा सवाल ये है कि SC का जो 9 सीट है शेड्यूल कास्ट का, वो प्रायः देखा गया अब तक के जितने भी चुनाव हुए उसमें ज्यादातर झुकाव जो SC वोटर्स का रहा वो NDA की तरफ, यानी भाजपा की तरफ रहा। इस बार भी अधिकांश सीटें भाजपा के पास ही हैं, तो इस बार उनका ट्रेंड क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए SC कम्युनिटी में तो SC की जो जबरदस्त आंदोलन जो चल रहा है, उनके
कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, है ना। जी जी। तो ये तो सरकार जो है एससी सरकार के एजेंडे में एक ढंग से देखा जाए तो रहा ही नहीं, और इसलिए शेड्यूल कास्ट की मजबूरी है। या पैन इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर शेड्यूल कास्ट में जो वर्चस्व मायावती जी का था या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का था, वो कहीं ना कहीं घटा है और ज्यादा बड़ा शिफ्ट उनका इंडिया अलायंस की तरफ हुआ है। और झारखंड में भी कमोबेश आप 2-3 चुनावों को देख लें तो एक आध सीट भले राजद वगैरह को कभी कभी मिलता रहा है, लेकिन वो अंततः एनडीए की तरफ झुकाव एससी कम्युनिटीज का ज्यादा रहा है। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है जो चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले हैं? एक मतलब विश्लेषक जो है आपका जो क्षेत्र भ्रमण होता है उसको ध्यान में रख के मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, एक तो बहुत क्लियर है कि अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन बेहतर तरीके से नहीं हुआ, एनडीए का तो अभी तक जो दिख रहा है कि गठबंधन ठीक ठाक से हो गया है, तो इंडिया अलायंस का गठबंधन अगर नहीं होता है या उसमें कोई कमी रह जाती है तो एक ढंग से एनडीए को वॉकओवर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा, 2019 का चुनाव हमेशा ध्यान में रखिए कि आजसू और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा था, है ना, और कई कंस्टिट्यूएंसी में जो मार्जिन आप देखेंगे तो बहुत कम का रहा है, 1,500-2,000 का मार्जिन था जी। और तीसरी बात कि 2019 के चुनाव में भले एनडीए ने सरकार नहीं बनाई हो, लेकिन जो पोल परसेंटेज है, अगर जेएमएम और कांग्रेस का पोल परसेंटेज देखें तो बहुत मार्जिनल अंतर एनडीए अलायंस को इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज, है ना। तो एनडीए को जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है कमजोर, उतना कमजोर एनडीए कभी झारखंड में नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ पोलिंग परसेंटेज, है ना। और चूंकि हमारे यहाँ फर्स्ट जिसको हम कहते हैं कि एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट पोल जो है, उसकी वजह से कई बार आप के पक्ष में पोलिंग परसेंटेज बेहतर होता है, उसके बावजूद सीटें आपकी जो है कम हो जाती है। और तीसरा, हरियाणा का परिणाम आप देखिए, हरियाणा का परिणाम ने रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया। यही सवाल मेरा भी था, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही था, इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा हरियाणा परिणाम का? निश्चित तौर पर हरियाणा चुनाव के परिणाम का असर एक ढंग से एनडीए को एक बूस्ट दिया है, क्योंकि आप पिछले 6-7 महीने 1 साल से अगर आप देखें तो मोटे तौर पर ये नैरेटिव सेट हुआ है कि इंडिया अलायंस ही आएगा, है ना, या इंडिया अलायंस नीचे के स्तर पर बहुत मजबूत है ना। लेकिन गोगो योजना का जो इंट्रोडक्शन है ना, या जितना एग्रेसिव कैंपेन है ना, तो उस कैंपेन को लेके मुझे लगता है कि जमीन थोड़ी कमजोर एनडीए अलायंस की होगी। अब कितना सीट किसको मिलेगा नहीं बता पाएंगे, लेकिन जमीन थोड़ी कमजोर होगी एनडीए अलायंस की, इंडिया अलायंस की। अच्छा अच्छा, तो ये इस पूरे सीन को देखते हुए यानी कहा जा सकता है अभी जो है सो तराजू का दोनों पलड़ा जो है सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बिल्कुल, माने एनडीए उतना कमजोर नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, है ना। और इवन शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले कंस्टिट्यूएंसी में भी उतना कमजोर नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपके पास था कि संविधान बदल जाएगा, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये तो नेशनल इशू था, हाँ। है ना। लेकिन विधानसभा में संविधान बदलने की तो बात नहीं आएगी ना, विधानसभा में तो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं आएगी ना। और दूसरा, लगातार अगर आप देखें तो जनजातीय समुदाय के लिए जिस ढंग से हजारीबाग से अभी उन्होंने योजनाओं की घोषणा की, उन्नत जनजातीय ग्राम प्रधानमंत्री जी ने, और उससे पहले पीवीटीजी के लिए जो योजनाएं शुरू की गई, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। और दूसरी बात कि एनडीए जितना व्यवस्थित होके चुनाव, क्योंकि चुनाव में तो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपका रणनीतिक कौशल हाँ, प्रबंधन आपका क्या है ना, और कैडर कितना संतुलित है या कितना अनुशासन में है ना। तो इस लाइन पर अगर आप देखिएगा कैडर के हिसाब से, बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से या सक्रियता के हिसाब से, तो ये तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस से कहीं आगे इंडिया अलायंस दिखता है जी। लेकिन एक और चीज हो जाता है सुधीर जी, आप अगर पूरा 2004 से लेकर के 2019 तक के चुनाव को देखें तो 45 to 50% लुढ़क जा रहे हैं जो सीटिंग एमएलए हैं।
एंटी इनकम्बेंसी विधायकों पर कितना आपको दिखाई दे रहा है? पार्टी छोड़ दीजिए, विधायकों पर जो अभी सिटिंग एमएलए हैं। जैसे मजाक में किसी ने मुझसे कहा कि कोल्हान में एक ही सीट कंफर्म, ठीक है, तो मैंने इसको एंटी इनकम्बेंसी आप मान सकते हैं। जैसे संताल परगना में लोगों का कहना है कि कितना भी आप कह लीजिए कि बांग्लादेश घुसपैठियों का असर नहीं है, असर तो है, ठीक है। तो मैंने असर है कहने का मतलब कि उससे पोलराइजेशन का काम, आदिवासियों को पोलराइज करना या हिंदुओं को पोलराइज करना, तो अगर आदिवासियों का पोलराइजेशन होता है, हिंदुओं का पोलराइजेशन होता है, तो वो किसको बेनिफिट मिलना है? तो ये मैं कह रहा हूं, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि कई विधायक तो कहा जाए कि हवा में जीत गए थे, है ना, तो वो हवा में जीत गए थे, तो इस बार भी जीत जाएंगे इसकी गारंटी तो नहीं। और रिकॉर्ड भी वही कह रहा है झारखंड का। जी, पिछला रिकॉर्ड भी अगर देखें 45 से 50% जो है सो उनका हो जाता है, काम हो जाता है। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए। और चूंकि चुनाव है, आपको मैं बराबर तंग करता रहूंगा, आप तैयार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि चुनाव की तारीख की तो घोषणा हो गई, चुनाव होंगे, और एक जो बड़ी चीजें होती थी, 5 चरण में चुनाव होता था, और 5 चरण में चुनाव होने में समय ज्यादा लगते थे, पैसे ज्यादा खर्च होते, तो उन सारे चीजों को देख करके एक अच्छा कदम चुनाव आयोग ने उठाया कि 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं झारखंड में। अब जो घोषणाएं, अब बातें आ रही है कि जो घोषणाएं की गई, मैया योजना, गोगो दीदी योजना, ये दोनों मुख्य चुनाव के मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों योजना जो है सो चुनाव में मुख्य मुद्दे के रूप में काम करेंगे। अब जनता का झुकाव मैया के 1000 से जो 25,000 दिसंबर में बढ़ने वाले हैं उस पर होगा, या 2100 गोगो पर होगा, ये सारे चीज तो जनता तय करेंगी। लेकिन झारखंड का इतिहास रहा है कि 45 से 50% जो सीटिंग है वो दोबारा नहीं लौटते। अब इस बार क्या कुछ दृश्य बनता है। दूसरी बात कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता है, जाहिर तौर पर जिसके ज्यादा विधायक होंगे उस पर ज्यादा हावी होगा, जिसके कम विधायक होंगे उस पर कम हावी होगा। इन सारे चीजों को देखने के बाद अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जनता किस ओर जाती है, जनता का मूड इस बार क्या होता है झारखंड में। लेकिन दोनों ही तरफ से तलवारें खींच गई हैं। अब देखना है कि जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो चुनाव प्रभारी हैं भाजपा, उन्होंने कहा था कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के 48 घंटे के भीतर 98% प्रत्याशियों की घोषणा वो कर देंगे। और वहीं अब ये भी देखना है कि इंडिया गठबंधन में जो हेमंत सोरेन दिल्ली से लेकर के रांची तक बैठक किए हैं, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से ही मिले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यहाँ भी मीर साहब से, रामेश्वर उरांव से, केशव महतो, कमलेश के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। इंडिया गठबंधन का रूपरेखा कब तक तैयार होती है, और क्योंकि समय बहुत कम है, सबसे बड़ी बात यह है 10 दिन के समय है पहले चरण के नामांकन के लिए, और 14 दिन के समय है दूसरे चरण के नामांकन के लिए, और 2 ही चरण में होना है। अब कितनी जल्दी दोनों ही गठबंधन, क्योंकि चुनाव दोनों गठबंधन के बीच होना है, और इस बीच त्रिकोण बना रहा है जयराम फैक्टर, ये भी देखा जाएगा कि जयराम फैक्टर कितना हानि पहुंचाता है दोनों गठबंधन को। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।